हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ की और उसकी क्लासिफिकेशन की। और आज हम ये देखेंगे कि एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और कौन कौन से स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक एंजाइम को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है। सो सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक, यहाँ पे साथ में आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मतलब अब यहाँ पे सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर दिया है उसकी एक्टिव साइट पे। गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो होती है, ये जो एक इस यहाँ पे एक जो ग्रुप टाइप का लग रहा है, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से आके बाइंड करने लगा है एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सबस्ट्रेट में एक स्ट्रेन आया। स्ट्रेन आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट की ट्रांजिशन स्टेट आना स्टार्ट हो गई है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी अनस्टेबल स्टेट है जहां पे बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैटलाइज होते हैं या बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे क्या हुआ, कैटालिटिक रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे सबस्ट्रेट में स्ट्रेन आ रहा है और जो सबस्ट्रेट है वो टाइटली बाउंड हो रहा है एंजाइम से एंड दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक रिएक्शन और ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन। बाइंड होने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है और ये जो रेड पेन से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया देन दैट दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट्स अलग हो गए और एंजाइम्स अलग हो गए। सो इसमें कौन कौन से स्टेप्स फिर से देख लेते हैं एक बार। एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ने बाइंड किया, बाइंड करने के बाद स्ट्रेन आया जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट आई। ट्रांजिशन स्टेट ने इसको स्ट्रेन दिया, कैटालिटिक रिएक्शंस हुई, टाइटली बाउंड हुआ। उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और प्रोडक्ट वहां से अलग हो गया। अब क्या हुआ, अब ये एंजाइम फिर से अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो गया है। ये एंजाइम फिर से यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट करेगा, सबस्ट्रेट आएगा, बाइंड करेगा, स्ट्रेन आएगा, प्रोडक्ट बनेगा, फिर से प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और फिर से ये साइकिल रिपीटेडली चलती रहेगी जब तक वो एंजाइम का काम वहां पे खत्म नहीं हो जाता है। सो दिस ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ एंजाइम एक्शन। और अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें कवर करनी है इन स्टेप्स में। मतलब बेसिकली इन एंजाइम एक्शन में हमें क्या क्या चीजें एज अ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है। तो पहला स्टेप है सबस्ट्रेट बाइंडिंग। द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस एंड बाइंड्स द सबस्ट्रेट एट इट्स एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहा है। एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट इज द रीजन विच इज कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप एंड चार्ज ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के चार्ज और शेप के कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट सर्कल है तो ये भी सर्कल हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो ये भी ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर एक्टिव साइट है तो ये उसका सबस्ट्रेट हो जाएगा, ये एक्टिव साइट है तो ये सबस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है। सो चार्ज के बेसिस पे देख लें तो अगर जो ये पॉजिटिव चार्ज है एंजाइम का ये एक्टिव साइट तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए एक दूसरे के चार्ज को। सो एक्टिव साइट इज द रीजन विच इज कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप एंड चार्ज ऑफ द सबस्ट्रेट। अगला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ईएस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हो रहा है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है वीक बॉन्ड्स के थ्रू। मतलब एंजाइम बाइंड करने के बाद वहाँ पे उस पर एक बॉन्डिंग कर रहा है ताकि वो उससे दूर ना जा सके। सो द वीक बॉन्ड्स का एग्जांपल क्या क्या, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वीक बॉन्ड्स। सो उन बॉन्ड्स के साथ अभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। उसके बाद एंजाइम गोज अ कॉन्फर्मेशनल चेंज टू एनहांस सबस्ट्रेट बाइंडिंग। एंजाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जो वो उसको कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एंजाइम एक कॉन्फर्मेशनल चेंज लाएगा, यानी कि एक अपने स्ट्रक्चर में एक चेंज लाएगा ताकि वो सबस्ट्रेट को अच्छे से बाइंड कर सके। मैंने आपको दो थ्योरीज बताई थी इसमें, जिसमें मैंने आपको फिशर्स की लॉक एंड की मॉडल बताया था और जिसमें मैंने आपको कोस्टलैंड का इंड्यूस्ड फिट मॉडल बताया था अपने फर्स्ट वीडियो ऑफ एंजाइम्स में, और आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। सो उसमें बेसिकली क्या होता है, लॉक एंड की मॉडल में मतलब होता है कि एक ताला और चाबी जैसे आपस में लिंक होते हैं, वैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में लिंक्ड होता है। और इंड्यूस मॉडल में क्या होता है कि कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट में ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सके, क्योंकि वो चेंजेस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होते हैं। सो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले बाइंडिंग हुई और फिर फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हुआ। अगले स्टेप पे आते हैं अपने। अब थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं कैटालिटिक रिएक्शन या ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन की। कैटालिटिक रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का
ब्रेकेज हो रहा है या कुछ टूट रहा है। कैटालाइजिंग रिएक्शंस जो होती हैं उसमें हम बेसिकली हम किसी भी रिएक्शन का या किसी भी बॉन्ड के टूटने की बात करते हैं। तो कैटालिटिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी अनस्टेबल स्टेट है जहाँ पे नए बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं और पुराने बॉन्ड्स या जो बॉन्ड जिसमें जो भी एक्टिव साइट पे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो वहाँ पे टूटते हैं, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान काफ़ी सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं और उसके बाद फाइनली हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और वो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो the enzyme stabilizes the transition state by lowering the activation energy required for the reaction। रिएक्शन में रिएक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होती है और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। जो भी एनर्जी रिएक्शन को कंप्लीट कराने में लगती है दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने का काम होता है एंजाइम का। आगे की स्लाइड में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू इंटरमीडिएट फॉर्म्स बिफोर रीचिंग द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचने से पहले सबस्ट्रेट जो होता है और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स को फॉर्मेशन करता है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जो है वहाँ पे बनता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड रिलीज, द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स लीडिंग टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले स्टेप में जो सबस्ट्रेट है वो कई सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं उनके, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इन रिएक्शंस के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमारा बन जाता है और प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम से रिलीज हो जाता है और रिलीज होने के बाद वो एंजाइम फिर से वैकेंट हो जाता है, उसकी एक्टिव साइट वैकेंट हो जाती है, फिर से उस पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट फिर निकल जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। The enzyme releases the products and return to its original state for the next catalytic reactions. So this was all about the steps of enzyme action। और अब हम देखेंगे what is the actual mechanism या mode of action of enzymes। तो बात करते हैं mechanism या mode of action of enzymes की, जिसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है that is the lowering of activation energy। activation energy होता क्या है, किसी भी रिएक्शन में अगर जो हम ग्राउंड स्टेट से उसकी ट्रांजिशन स्टेट तक जा रहे हैं then that इग्नाइट या वहाँ तक का मतलब ग्राउंड स्टेट से एक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने की जो स्टेज होती है, जो एनर्जी जो उसमें लगती है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि वो उसको एक्टिवेट करने के लिए हेल्प कर रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम बहुत सारे वुडन पीसेस लें, उसमें आग लगाने की या उसमें फायर जनरेट करने की कोशिश करें, तो अगर हम उसमें मैचस्टिक जला के ऐसी आग लगाएंगे तो वो कंपैरेटिवली टफ होगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे केरोसिन या पेट्रोल का यूज़ करेंगे और तब फायर जनरेट करेंगे तो ईजिली जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक पेट्रोल या केरोसिन का काम कर रही है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो उसको इग्नाइट करने में हेल्प कर रही है। So basically activation energy is defined as the energy required to convert molecules of a reactive substance from the ground state to the transition state। ग्राउंड स्टेट से एक ऐसी स्टेट पे यानी कि ट्रांजिशन स्टेट पे आ रही है जहां पे एक अनस्टेबल स्टेट है, जिसमें रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद वहां पे प्रोडक्ट बनाने का काम स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। देखते हैं कैसे। लेट्स सपोज ये एक माउंटेन है, ठीक है, और ये हमारी डेस्टिनेशन है। हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, जो ट्रेन है वो ऐसे माउंटेन पे चढ़ के जाती है, उसके बाद यहाँ से वो उतर के अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा थोड़ा सा काम आसान करते हैं और यहाँ पे एक टनल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक टनल बना दिया। ठीक है, अब जो ये ट्रेन है, अब ये ट्रेन इस टनल से जा रही है, तो आप खुद ही देख के बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता ज़्यादा इजी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बिना एंजाइम, मान लो ये जो टनल है दिस इज़ द एंजाइम और ये जो है ये बिना एंजाइम के काम हो रहा है। तो एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, जो ये जो एनर्जी लग रही है इसको ऊपर तक पहुंचाने में, दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या है, ये उसकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। ठीक है, तो एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम का काम कर रहा है। एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है और ट्रांजिशन स्टेट ईजिली आ रही है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सबस्ट्रेट यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट आने लगती है, फिर उसके बाद ईजिली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। ठीक है,
अगर हम किसी एग्जांपल के थ्रू बात करें तो सुक्रोज हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब बेसिकली ब्रेकडाउन हो रहा है विदाउट एंजाइम, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है 26,000 कैलोरी पर मोल, यानी कि एक मोल को तोड़ने के लिए 26,000 कैलोरी एनर्जी यूज हो रही है। लेकिन अगर वहाँ पे एंजाइम सुक्रेज प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम की प्रेजेंस में बात हो रही है, तो वहाँ पे सिर्फ 9,000 कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है वो यूज हो रही है। मतलब एक मोल में सिर्फ 9,000 कैलोरी ही एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर एंजाइम की प्रेजेंस है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब आते हैं हम अपने अगले पैरामीटर पे। अगला पैरामीटर है एंट्रोपी या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस की वजह से सबस्ट्रेट में एक स्ट्रेन आता है। जो अब मान लो अगर हमारे पास दो सबस्ट्रेट है, दो रिएक्टेंट्स हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सबस्ट्रेट में स्ट्रेन आता है और वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे इजीली पोजीशनड हो जाते हैं, और पोजीशन होने की वजह से ही वहाँ पे फर्दर आगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए एंट्रोपी या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन या फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। सो एंजाइम ब्रिंग्स रिएक्टेंट्स क्लोज टुगेदर एंड अलाइन देम इन द ऑप्टिमल पोजीशन ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को पास लेके आते हैं, उनमें कोलिजन होता है जिसकी वजह से एक स्ट्रेन पड़ता है और एंजाइम के एक्टिव साइट पे वो अलाइन हो जाते हैं। दिस इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। इसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है लाइक्लीहुड, मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पोजीशन में आने से एंजाइम का काम जो है वो फास्ट हो रहा है, उसके मतलब वो इम्प्रूव कर रहा है उसके काम को। एंड नेक्स्ट इज अ सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। इसमें हम क्या देखते हैं कि सबस्ट्रेट पे एक स्ट्रेन आ रहा है ड्यू टू एंट्रोपी या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। वहाँ पे एक डिसऑर्डरनेस है, वहाँ पे कोलिजन हो रहा है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट पे एक स्ट्रेन आ रहा है। स्ट्रेन आने की वजह से क्या है, मान लो ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये हमारे पास दो सबस्ट्रेट हैं, यहाँ इसको इससे अटैच होना है, लेकिन अभी सबस्ट्रेट पे स्ट्रेन नहीं आया है तो ये ऐसे हैं। लेकिन जहाँ सबस्ट्रेट पे स्ट्रेन आया, मतलब सबस्ट्रेट जहाँ ऐसा हुआ, वहाँ पे वो ईजिली क्या होगा, एंजाइम से आके ऐसे बाइंड हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रेन आने की वजह से ही ईजिली बाइंडिंग हो रही है। सो स्ट्रेन इन सबस्ट्रेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो जो लाइसोजाइम होता है दैट इज, जैसा कि मैं पता है लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरियल सेल वॉल को किल करता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, दो हेक्सासेकेराइड यानी कि दो कार्बोहाइड्रेट शुगर जो होती हैं, पहला जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और दूसरा होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दोनों आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो जो लाइसोजाइम होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में एक स्ट्रेन लाता है, यानी कि उसकी वजह से क्या होता है, वो बॉन्ड वीक हो जाता है और लाइसोजाइम जो होता है इजीली बैक्टीरियल सेल वॉल को किल करने में हेल्प करता है। सो दिस वाज अबाउट एंट्रोपी या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। अब आते हैं अपने अगले पैरामीटर्स पे। सो नेक्स्ट पैरामीटर इज कोवेलेंट कैटालिसिस। कोवेलेंट कैटालिसिस का मतलब ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेम्परेरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट हेल्प्स स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एक अनस्टेबल स्टेट है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है ताकि सबस्ट्रेट और एंजाइम वहाँ से डिसलोकेट ना हो जाए और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। दैट्स वाई वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का कैटालिसिस या फॉर्मेशन होता है। A nucleophilic या negatively charged और electrophilic या positively charged group of enzyme attacks a substrate results in covalent binding of substrate to enzyme। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। तो एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट में कुछ ऐसे चार्जेस या मेटल आयंस हो गए या कोई भी चार्जेस प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन हो रहा है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है और कोवेलेंट कैटालिसिस हो रहा है। दिस वॉज ऑल अबाउट द कोवेलेंट कैटालिसिस ऑफ द एंजाइम्स। नेक्स्ट पैरामीटर इज एसिड बेस कैटालिसिस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें या तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड्स वो होते हैं जो अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस वो होते हैं जो वही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए उसको एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। हिस्टिडीन की बात करें तो हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है जिसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है जहाँ पे प्रोटोनेशन या डीप्रोटोनेशन होता है। बेसिकली इसको हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। अगर हम बात करें राइबोन्यूक्लियस एंजाइम की, तो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम में हिस्टिडीन दो पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, 12 पे और 119 पोजीशन पे, ठीक है, अपनी एक्टिव साइट पे।
क्या होता है, हिस्टिडीन 12 जो होता है वो अपने प्रोटॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एसिड की तरह मानते हैं। और जो हिस्टिडीन 119 नंबर का होता है वो अपने प्रोटॉन्स को, वो मतलब इसके प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो इन रिएक्शंस की वजह से भी एंजाइम जो है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखता है, जिसमें एसिड बेस कैटालिसिस आता है, कोवेलेंट कैटालिसिस आता है, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आता है, या एंट्रोपी इफेक्ट भी कह सकते हैं उसको, और फर्दर जो भी स्टेप्स हैं वो आते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द मैकेनिज्म या मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंड हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड if you have any queries you can ask me in the comment section. Thank you so much.